नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 183वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं पूरी व्याख्या के साथ। यानी जो क्वेश्चन अलग अलग पेपर में, चाहे वो सेंटर के पेपर हो या अलग अलग स्टेट के पेपर हो, वहां पर आपके पास जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहां पर करते हैं। एनसीईआरटी के फैक्ट्स को भी यहां पर साथ साथ देखते हुए चलते हैं। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज की हमारी 5 मास्टर वीडियोस बनी है, जिसमें हमने हर मास्टर वीडियो में लगभग 500 प्रश्नों को कवर किया है। एक साथ आप उनका रिवीजन भी कर सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पर पाई जाती है? तो पाषाणकालीन चित्र जो शिला चित्र है वो हमें कहां से मिले हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। जो पाषाण काल के हमें शिला चित्र मिले हैं, यानी चित्र आदि हमको मिले हैं, वो भीमबेटका से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो भीमबेटका है आपका, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं यहां पर स्थित हैं और यहां पर हमें पत्थर पर की गई चित्रकारी देखने को मिलती है। यह प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये पाषाण काल के चित्र हैं और इन चित्रों को भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्य का सबसे प्राचीनतम चिन्ह माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बना है कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, तो मनुष्य के जो प्राचीनतम चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वो यहीं से मिले हैं। ठीक है, कहां है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इन चित्रों की खोज किसके द्वारा करी गई और कब करी गई? ये 2 क्वेश्चन और बनते हैं। इन चित्रों की खोज 1957-58 में करी गई थी और किसके द्वारा करी गई? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा इनकी खोज करी गई थी। ठीक है, वीएस वाकणकर जिनको कहा जाता है। इसके अलावा एक पेपर में सवाल आया था कि ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं किस पर्वत श्रेणी के बीच में है, यानी इसके चारों ओर कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है, तो उसका भी नाम आपने याद करना है। इसके चारों ओर विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, 2003 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, सुत्त पिटक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अभी तक सिर्फ सवाल इतना आता था कि ये तीनों पिटक किससे संबंधित हैं, उनके नाम पूछ लिए जाते थे। अब उनके बारे में, उनके अंदर क्या बात बताई गई है, उनसे जुड़े जो फैक्ट हैं वो पूछे जाने लगे हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था कि जो बौद्ध संघ के नियम हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए जो नियम आदि बनाए गए हैं, वो किस पिटक में है, ये सवाल बना था। तो बौद्ध संघ के जो नियम हैं वो आपके विनय पिटक में है। इसको याद करेंगे। यहां पर सुत्त पिटक को लेकर के पूछा गया है। हमने कई बार इसको देखा है कि विनय पिटक में बौद्ध धर्म के लिए या बौद्ध संघ के नियम आदि बताए गए हैं। जो सुत्त पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया है, और वो जो संवाद हुए होंगे वो किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हुए होंगे। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहां पर दिया गया। यह जो सुत्त पिटक है, इसमें मगध के शासक और महात्मा बुद्ध के बीच की बातचीत संबंधित है, यानी उसके संवाद इसमें दिए गए हैं। तो इसको आपने याद करना है। 3 पिटक है। अभिधम पिटक जो है तीसरा वाला, 2 तो हमने देख लिया, इनमें क्या क्या बात है। तीसरे वाले पिटक में जो अभिधम पिटक है, उसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों को दिखाया गया है या उनका संकलन किया गया है। तो बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में, महात्मा बुद्ध के संवाद और उपदेश वो किसमें है? सुत्त पिटक में, और उनके दार्शनिक सिद्धांत किसमें हैं? वो आपके अभिधम पिटक में है। इन तीनों को लेकर के सवाल बना है। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? देखिए, संगम साहित्य की रचनाओं की बात कर रहा है। संगम साहित्य की बात करते हैं। दक्षिण भारत का जो शुरुआती हमें क्रमबद्ध इतिहास देखने को मिलता है वो संगम साहित्य में देखने को मिलता है, यानी जिस साहित्य में मिलता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा।
जब संगम काल दक्षिण भारत में चला, इस दौरान दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। क्वेश्चन बनता है कि संगम काल में उन 3 प्रमुख राजवंशों में कौन कौन शामिल है। संगम काल के 3 प्रमुख राजवंश में एक है चेर राजवंश, एक है हमारा चोल राजवंश और एक है हमारा पांड्य राजवंश। इन तीनों के ही शासनकाल या जो इन तीनों का टाइम पीरियड था उसी को संगम काल कहते हैं। इसी दौरान साहित्य की रचना जिसकी हुई उसे संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। देखिए, भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो पहला किला बनाया गया था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। देखिए, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। इसका नाम याद करना है, नाम में फ्रांस जरूर है लेकिन ये ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का कर्मचारी था। फ्रांसिस डे करके एक व्यक्ति था, इसने चंद्रनगर के राजा से एक जगह को पट्टे पर लिया जिसका नाम था मद्रास। मद्रास को किस अंग्रेज के द्वारा पट्टे पर लिया गया था, लीज पर लिया गया था? फ्रांसिस डे ने। कब लिया था? 1639 में। और अगले ही साल 1640 में यहां पर एक किले का यह निर्माण करवाता है यही व्यक्ति फ्रांसिस डे, जिसे कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसको आपने याद करना है। ठीक है, कब इसका निर्माण यहां पर करवाया गया? 1640 के आसपास फ्रांसिस डे ने करवाया था। यह भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फेमस किले हैं जो पेपर में आता है। एक है आपका फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम आपके कोलकाता में है, हुगली नदी के तट पर है और इसका निर्माण 1781 में हुआ था। इसको याद करना है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के काल में इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा एक किला और है जो आप याद करेंगे, फोर्ट सेंट एंजिलो। सेंट एंजिलो जो किला है यह पुर्तगाली जो पहला गवर्नर था, पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने बनाया था 1505 में। केरल में यह किला स्थित है। ये 3 इंपॉर्टेंट किले हमने यहां पर देखे। नेक्स्ट है, आई हैव द स्ट्रीट्स आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी पुस्तक है? तो देखिए, यह जो किताब है आत्मकथा है किसकी? रविचंद्रन अश्विन की। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। इनकी आत्मकथा है, अभी इसी साल जून 2024 में आई है, तो पेपर में एक इंपॉर्टेंट किताब यह हो जाती है, पूछे जाने लायक। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाला गलत है आपने बताना है। चलिए देखते हैं। एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। पहला वाला कथन तो आपका सही है। जो एल नीनो है यह एक समुद्री जलधारा है और यह आपके दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर और पेरू के समुद्री तटों पर बनती है, वहीं से यह निकलनी शुरू होती है। मुख्यतः अगर पूछेगा किस महासागर में यह आती है तो प्रशांत महासागर का आप नाम यहां पर लेंगे। जिन जिन क्षेत्रों में ये जलधारा जाती है उसकी वजह से उन क्षेत्रों में तापमान को ये बढ़ा देती है। ठीक है, एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, ये वाला भी आपका सही है। एल नीनो मौसम के टेम्परेचर को लगातार बढ़ा देती है, जहां जहां जाती है वहां पर के तापमान को गर्म कर देती है, जिससे वर्षा वहां पर कम होती है। वर्षा कम होने का मतलब है मानसून को यह कमजोर करती है, तो यह भी सही है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए, एल नीनो का अनुमान लगाना कि ये कब आएगी कब नहीं आएगी ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसका केवल एक टाइम पीरियड पता चल पाया है कि 2 से 7 साल का इसका टाइम पीरियड है, उस बीच में ये आती जाती रहती है। तो तीसरा वाला गलत है, प्रतिवर्ष ये नहीं घटित होता है। ठीक है, ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला गलत है। एल नीनो जैसे एक गर्म जलधारा है, जहां जहां जाती है तापमान बढ़ा देती है। ला नीना इसी का उल्टा है, ये जहां जहां जाती है तापमान कम कर देती है, वर्षा इसकी वजह से ज्यादा होती है, यानी ये मानसून को मजबूत करती है। ठीक है, जैसे जो एल नीनो है वो प्रशांत महासागर का तापमान जो औसत तापमान है उससे बढ़ा देती है, ला नीना औसत तापमान से थोड़ा सा कम कर देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में आपने इन पर्वत चोटियों को लगाना है इनकी ऊंचाई के अनुसार। गुरु शिखर की बात करते हैं। गुरु शिखर आपके अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर और इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर के करीब है। ठीक है, राजस्थान में यह पड़ता है। अगर हम महेंद्रगिरी की बात करते हैं, यह आपके उड़ीसा में है,
पूर्वी घाट की एक चोटी है, ऊंची चोटियों में से एक है और ये आपके 1501 मीटर ऊंची है। अनाईमुड़ी की बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये आपके 2695 मीटर के करीब है। पंचमढ़ी की बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई लगभग 1067 मीटर के करीब है। आपको घटते हुए क्रम में बताना है, तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा और फिर 4 आएगा। 3 1 2 4 इसका सही उत्तर यहां पर होगा, इसको आपने याद करना है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्य देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो पूरे देश में जितना कोयला है उसका 50% केवल 2 राज्यों से हमें मिलता है और इन 2 राज्यों का नाम कौन कौन से हैं? एक है हमारा झारखंड और एक हमारा उड़ीसा, यानी पहला और तीसरा इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी क्या कहलाती थी? देखिए, अकबर के शासनकाल में जो कृषि भूमि थी उसको 4 वर्गों में बांटा गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में। वो 4 वर्ग आपके कौन कौन से थे? एक था बंजर, परौती, पोलाज और चांचर। इन चारों में से वह भूमि जिस पर हर साल खेती होती थी उस भूमि को कहा जाता था पोलास। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा, यानी यहां ऐसी भूमि थी जिस पर हमेशा खेती करी जाती थी, हर साल खेती करी जाती थी। कुछ ऐसी भूमि भी थी जिसमें 1 या 2 साल में एक बार खेती होती थी, उस भूमि को कहा जाता था परौती या परती भूमि उसे कहते थे। ऐसी भूमि जिस पर 3 या 4 साल में एक बार खेती होती थी उसको कहा जाता था चाचर, और ऐसी भूमि जिस पर कभी खेती नहीं होती थी या 5 या उससे ज्यादा साल में होती थी एक बार, उसे बंजर कहा जाता था। तो यह भूमि का वर्गीकरण है जो अकबर के काल में हुआ था, इसको आपने याद करना है। अकबर के काल में इस परिवर्तन को या इसको वर्गीकरण को किसने किया था? जो उसका मंत्री था टोडरमल, उसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? यह क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था और इस साल मध्य प्रदेश के पीसीएस प्री के एग्जाम में भी यह सवाल आपसे पूछा गया था। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, इसमें आपके लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संस्थान, इन चारों को शामिल किया जाता है। लोग यानी पीपल, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, संसाधन यानी रिसोर्सेस। ठीक है, संसाधन है ये। नेक्स्ट है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ था? तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है। G20 की अवधारणा कब आई वो नहीं पूछा है, 1999 में आई थी G20 की सबसे पहले अवधारणा, लेकिन जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ यानी इसके सदस्यों के जो सर्वोच्च नेता थे उन्होंने जो मिलना शुरू किया वो किया था वॉशिंगटन DC 2008 से। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? देखिए, ब्रह्म समाज की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। इन्हीं को देवेंद्र नाथ टैगोर भी कहते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने बाद में ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसे नियुक्त किया था? केशव चंद्र सेन को। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। 1861-62 के दौरान इस पद पर उन्होंने केशव चंद्र सेन को यहां पर नियुक्त किया था। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और 1865 में इन्हीं देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इन्हीं केशव चंद्र सेन को बर्खास्त कर दिया था ब्रह्म समाज से। इंपॉर्टेंट घटना इसीलिए है क्योंकि इसके बाद अगले ही साल 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया जाता है। और जो राजा राम मोहन राय वाली ब्रह्म समाज थी जिसका नेतृत्व अब वापस कौन कर रहे हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर, इसे कहा जाने लगा आदि ब्रह्म समाज। तो याद करना है, क्वेश्चन बनता है ब्रह्म समाज किसने बनाई, तब आप कहते हैं राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय ब्रह्म समाज किसने बनाई, तब आप कहेंगे केशव चंद्र सेन। जो ब्रह्म समाज के प्रमुख बनाए गए थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर के साथ इनका विवाद हुआ, इनको वहां से बर्खास्त किया गया और 1866 में इन्होंने अपनी भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। ठीक है, इसके बाद ये जो घटना घटी यहां पर 1866 में, यह ब्रह्म समाज का पहला विभाजन था।
क्वेश्चन बनता है ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1866 की बात 1878 में केशव चंद्र सेन का उनके ही कुछ शिष्यों के साथ विवाद हुआ। उन शिष्यों ने अलग होकर के एक नई ब्रह्म समाज बनाया जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। वो किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन के शिष्यों ने बनाया था। इन तीनों को आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? देखिए, वेल्स का जो राजकुमार था जिसका नाम था एडवर्ड, इसने भारत की यात्रा करी थी 1921 के दौरान। और उस दौरान कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। जुलाई 1921 में यह निर्णय लिया गया था कि ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा है भारत, इसके आने का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि उस समय सभी विदेशी चीजों का बहिष्कार चल रहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। के एम पणिक्कर ने, इसको ने यहां पर करना, के एम पणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? देखिए, के एम पणिक्कर की बात करते हैं। इनका पूरा नाम है कवलम माधव पणिक्कर। काफी फेमस व्यक्ति हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था उसके मेंबर भी रहे थे। इन्होंने कहा कि वे आधुनिक भारत के पहले कूटनीतिज्ञ थे। और ये किसके बारे में कहा इन्होंने? ये कहा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। सवाल बनता है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आप कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो महात्मा गांधी को पूरे भारत भ्रमण की सलाह किसने दी? तब आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो किस भारतीय नेता ने उनसे अफ्रीका में जाकर मुलाकात करी? तो भी आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो सवाल भी पेपर में बना है। इनके राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रनाडे। इनको भी याद करेंगे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? तो दुर्गेश नंदिनी एक काफी फेमस बंगाली उपन्यास है और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पहली बंगाली रचना मानी जाती है वो यही दुर्गेश नंदिनी मानी जाती है, जो कि एक उपन्यास था। किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। हालांकि इनकी जो पहली रचना थी वो राजमोहन वाइफ थी जो अंग्रेजी में आई थी। तो इनकी पहली बंगाली रचना इसी को माना जाता है। काफी फेमस उपन्यास है, कई बार पेपर में आया है। दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्हीं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया, एक और पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था आनंद मठ। और उसी आनंद मठ से हमने एक गीत लिया है जिसका नाम है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? देखिए, 1920 में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन, पहला अधिवेशन विशेष अधिवेशन था जो कोलकाता में हुआ था, और दूसरा इनका वार्षिक अधिवेशन था जो आपके दिसंबर 1920 में हुआ था, जिसका आयोजन नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई थी। लेकिन जो इसकी पुष्टि करी गई वार्षिक अधिवेशन में हुई जो नागपुर में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इसी नागपुर अधिवेशन में दो तीन बातें यहां पर और हुई। पहली, तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी गई। दूसरा, असहयोग आंदोलन की पुष्टि करी गई। और तीसरा, कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन यहां पर किया गया। इस सवाल बनता है किस अधिवेशन से संबंधित है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव? तो दो मैंने आपको बताए। एक है विशेष अधिवेशन कोलकाता जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी, वहां पर इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसकी पुष्टि जो करी गई वार्षिक अधिवेशन नागपुर में करी गई। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो दो कथन दिए हैं, चलिए देखते हैं। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में करी गई थी। ब्रह्म समाज की एक शाखा के तौर पर इसे दक्षिण भारत में स्थापित किया गया था। इसका नाम था वेद समाज, जिसे 1864 में मद्रास में स्थापित किया गया। दो व्यक्तियों का योगदान था स्थापित करने में। एक व्यक्ति थे श्रीधरलू नायडू और दूसरे व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन।
जो उस समय ब्रह्म समाज के प्रमुख थे। ठीक है, 1864 में, बर्खास्त उनको 65 में किया गया था। पहला वाला कथन आपका सही है। दूसरा, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो क्लियरली गलत हो जाएगा। आर्य समाज 1875 में बना, ये 64 में बन रहा है। और ये किससे प्रेरित था? ये आपके ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? देखिए, 1929 में जो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, इसी को प्रसिद्ध तौर पर कहा जाता है शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम। शारदा एक्ट में पुरुषों के लिए यानी बालकों के लिए जो शादी की उम्र रखी गई थी वो 18 रखी गई थी और कन्याओं के लिए ये 14 वर्ष रखी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजना को कब शुरू किया गया था? तो देखिए, जो डीबीटी योजना है, जिसमें जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका जो भी लाभ है वो अब किसी व्यक्ति या किसी संस्थान के खाते में नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको आपके बैंक खाते में दिया जाएगा वो जो पूरा लाभ था। यही थी आपकी डीबीटी योजना, जिसके माध्यम से आज कई सारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उन्हीं के खाते में जाता है। इस योजना को 2013 जनवरी में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? विजयनगर साम्राज्य के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में हमने कई बार बात करी है, उनकी डिटेल क्लासेस को कवर किया है। जल्द उनके एक मास्टर वीडियो को कवर करेंगे ताकि एक जगह पर आपका जो पूरा मध्यकालीन इतिहास है मुगलों से पहले का वो आपका कवर हो जाए, क्योंकि यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात करें, इसकी आय के प्रमुख स्रोत की बात करें तो इसकी आय का मुख्य स्रोत भी वही था जो ज्यादातर सल्तनतों में होता है, भू राजस्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर होगा। विजयनगर साम्राज्य में आय का ये सबसे बड़ा स्रोत था। भू राजस्व यानी लगान था और इसको क्या कहा जाता था? इसे शिष्ट कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखना है, सवाल बन सकता है। ठीक है, भू राजस्व से संबंधित जो विभाग होता था विजयनगर साम्राज्य में उसे 98वें विभाग कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखेंगे। भू राजस्व की जो दर होती थी विजयनगर साम्राज्य में वो 1/6 से होते हुए 1/3 तक होती थी, इसके बीच होती थी। ठीक है, लेकिन कुछ के लिए यहां पर और ज्यादा कम होती थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए यह दर 1/20 होती थी और मंदिरों के लिए 1/30 होती थी। ठीक है, आमतौर पर इतनी ही होती थी, 1/6 से लेकर 1/3 तक। इसको भी आपने याद करना है, सवाल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर कवर किया जो आपसे अलग अलग परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।